तो भैया आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मशीन। देखो इंडक्शन मशीन क्या होती है, वे मशीनें जो एसी पे चलने वाली है। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आपके घर के आसपास जो आपको मोटर दिखाई देती है वो सारी क्या होती है, इंडक्शन मशीन होती है। जैसे पंखे का हो गया, कूलर का हो गया, 3 फेज की बात करें पानी की बोरवेल हो गया, समरसिबल पंप हो गया, ये सारे हम किस में पढ़ते हैं, इंडक्शन मशीन में। देखो इससे पहले हमने सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर व स्पेशल मोटर कवर कर दिया कंप्लीट भी। अगर किसी ने भी इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार पीछे की सारी वीडियो देख लें भी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मशीन। तो अपना टॉपिक रहेगा इंडक्शन मशीन। तो देखो अभी ये आपका लास्ट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपकी पूरी कंप्लीट मशीन हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं इंडक्शन मशीन। तो देखो इंडक्शन जो मशीन होती है दो प्रकार से होती है। इंडक्शन जो मशीन होती है वो आपकी दो प्रकार से होती है, एक होता है मोटर, एक होता है जनरेटर। तो इंडक्शन जो मशीन होती है दो प्रकार से रहती है, एक तो रहता है जनरेटर, एक होता है मोटर। देखो कोई भी मशीन हो वो दो प्रकार से रहती है, मोटर और जनरेटर। बस आपको इतना याद रखना है, जनरेटर का उपयोग विंड पावर प्लांट में किया जाता है। इसके अलावा और आपसे कोई कभी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। कंपटीशन में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें हम कि सिंगल फेज इंडेक्स। देखो मोटर अपने सिलेबस में है, मोटर अपने सिलेबस में दे रखा है मोटर। तो मोटर कितनी प्रकार की थी, एक तो थी सिंगल फेज, एक थी आपकी 3 फेज। तो एक तो 3 फेज सप्लाई चलने वाली और एक कौन सी थी, सिंगल फेज सप्लाई से चलने वाली। एक सेकंड इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो एक तो कौन सी थी सिंगल फेज सप्लाई और एक कौन सी थी आपकी 3 फेज सप्लाई। आगे देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मशीन मोटर के बारे में। तो देखो 90% जो आप मोटर वगैरह देखते हो वो सारी कौन सी होती है, इंडक्शन मशीन होती है। यह एक एसी मशीन होती है। एसी का मतलब क्या है, एसी सप्लाई से चलने वाली। इसकी कंट्रैक्शन एजी होती है, इसमें कम्यूटेटर नहीं होता है। देखो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें ब्रूस नहीं होती है, याद क्या रखना है, इसमें ब्रूस नहीं होती है। इसमें आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती है। तो इसमें कोई कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग भी नहीं करेंगे, ना ही इंटरपोल्स का उपयोग करेंगे। तो देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल्स का उपयोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। तो इंडक्शन मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होती ही नहीं। इसके बाद देखो इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है। इसका ऑपरेटिंग जो पावर फैक्टर होता है लगभग 0.8 से 8 के लगभग होता है। इसमें देखो जो एयर गैप होता है, इसमें जो एयर गैप होता है सिंक्रोनस मशीन की तुलना में कम होता है। तो इसी की वजह से ही इसमें आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती है, याद रखना भी। इसी की वजह से आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती। आपसे अगर बोल दें कि भाई कि डीसी मशीन में, इंडक्शन मशीन में जो एयर गैप आर्मेचर रिएक्शन कम क्यों होती है या होती ही नहीं है, तो कौन सा होगा, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन में एयर गैप क्या होता है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे होती है आर्मेचर रिएक्शन। देखो आर्मेचर रिएक्शन कैसे होती है, देखो जैसे मान लेते हैं ये है आपका स्टेटर और ये है रोटर। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब होने वाला है। इसलिए जितना ज़्यादा गैप होता है आर्मेचर पर फ्लक्स, आर्मेचर का जो फ्लक्स है मेन फ्लक्स पर प्रभाव डालता है। अब ये वाले दोनों अगर आसपास में हो जाएंगे, पास में ऐसे, तो ये वाला इस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगर ये प्रभाव नहीं डालेगा तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। इंडक्शन मोटर में स्लिप का कॉन्सेप्ट होता है। स्लिप अब बताऊंगा अभी क्या होता है। इसमें इंडक्शन मशीन में 1 से 5% तक स्लिप होती है। यह मशीन सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट
करती है। देखो सिंक्रोनस स्पीड पर अगर रोटेट कर जाएगी, अगर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर गई, इसका मतलब तो क्या बन गई है, सिंक्रोनस मशीन। हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन, इंडक्शन मशीन में सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पर चलेगी। इसमें जो रिजल्टेंट फाई एम का मान मिलता है वो कैसा मिलता है, रोटेटिंग नेचर का होता है। एक सेकंड जनाब, कैसा मिलता है हमें, रोटेटिंग नेचर का मिलता है। एक सेकंड, ठीक है भैया। देखो इसमें जो फाई आर का मान मिलता है हमें, कैसा मिलता है, 3/2 फाई एम। मतलब क्या है, ये वाली मशीन में जो आपका मेन फ्लक्स, एक सेकंड जनाब, इसको इधर कर देते हैं, ठीक, अब कहाँ जाएगा अभी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है फाई आर, उसका मान कैसा मिलता है, रोटेटिंग नेचर का प्राप्त होता है। आरएमएफ की स्पीड क्या रहती है, सिंक्रोनस स्पीड रहती है। ये सेम कैसे होता है, ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में सप्लाई दी जाती है, सेकेंडरी में लोड लगाया जाता है। बस यहाँ पे इसको क्या रखते हैं हम, शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं इंडक्शन मशीन के केस में, आगे हम देखेंगे। बस इतना सा अंतर होता है। बस प्राइमरी होगी, प्राइमरी बोल देंगे स्टेटर को, और सेकेंडरी बोल देंगे रोटर को। बस ये रोटर कैसा रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहने वाला है, और पूरा सारा सेम रहता है ट्रांसफार्मर की तरह, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं कंट्रैक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। तो देखो किसी भी मशीन में क्या होता है, एक स्टेटर होता है और एक होता है रोटर। अब स्टेटर किसका बनाया जाएगा, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखो इसमें कौन सी सप्लाई देते हैं हम, से एसी सप्लाई। एसी में जब भी बात आती है, मैंने बताया था आपको, कैसा बनाया जाता है, लेमिनेटेड बनाया जाता है, एडी करंट लॉस व हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। स्टेटर में वाइंडिंग को रखने के लिए क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। स्टेटर के 3 पार्ट होते हैं, स्टेटर की कोर, स्टेटर का फ्रेम, स्टेटर में वाइंडिंग। तो देखो ये रहा भी, तो ये कंप्लीट आपका स्टेटर रहा। देखो कैसे देखेंगे इसको, देखो भाई ये वाला बाहर वाला आपके पास क्या है, स्टेटर। देखो ये तो रहा स्टेटर का फ्रेम, ये अंदर वाला क्या आ गया, ये वाला हिस्सा, ये क्या बन गया, स्टेटर की कोर बन गई। बाहर वाला हिस्सा फ्रेम बन गया। आपने सप्लाई दी, 3 फेज वाइंडिंग आपने रख रखी। 3 फेज वाइंडिंग रखने के बाद आपके पास क्या मिला भाई, रिजल्टेंट फ्लक्स का मान, फाई आर का मान 1.5 फाई एम मिला। इसका मतलब क्या है, देखो इंडक्शन मशीन में क्या हो रहा था, आपको जब आपने सप्लाई दी तो रिजल्टेंट फ्लक्स का मान 0 मिल रहा था। तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज कैसा मिल रहा था, पल्सेटिंग नेचर का मिल रहा था। लेकिन इस वाले में आपको 0 नहीं मिलता है, रिजल्टेंट जो फ्लक्स का मान होता है वो कितना मिलता है, 1.5 फाई एम। और कैसा मिलता है, रोटेटिंग नेचर का मिलता है। रोटेटिंग नेचर का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो देखो जब आप इसमें सप्लाई दोगे, यहाँ से इसमें सप्लाई दोगे 3 फेज सप्लाई, तो क्या बनेगा, फ्लक्स, और उसका मान कितना रहेगा, 3/2 फाई एम या 1.5 फाई एम। अब देखो इंडक्शन मशीन में ये 0 मिल रहा था, इसलिए इंडक्शन मशीन सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है। लेकिन इस वाले के केस में आपको जो ये फ्लक्स मिलेगा, ऐसा घूमता हुआ मिलेगा, रोटेटिंग, कैसा मिलेगा, घूमता हुआ मिलेगा, जिसके कारण यह जो आपकी इंडक्शन मशीन है सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है। तो ये अच्छा ऑब्जेक्टिव आपके लिए कि भाई सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है नहीं होती। तो आप बोलोगे सर होती है, क्यों होती है भाई, क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स का मान मिलता है वो 0 नहीं मिलता, रोटेटिंग नेचर का मिलता है। और कितना मिलता है, फाई आर इक्वल टू 1.5 फाई एम। बस इतना याद रखना। चलो बात करते हैं, देखो ये हो गया अभी सेल्फ स्टार्ट, यही बातें मैंने लिखवा रखी इसमें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कितना मिलता है, 1.5 फाई एम। और कैसा मिलता है, रोटेटिंग नेचर का। स्पीड कैसे रहती है, सिंक्रोनस स्पीड रहती है। देखो बात करते हैं रोटर भी, ये वाला आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्लिप रिंग होता है और एक होता है स्क्वेरल केज रोटर। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भी स्क्वेरल केज कुछ ऐसा होता है, पिंजरे के आकार का। स्लिप रिंग वाला कुछ ऐसा होता है जहाँ पे क्या लगी होती है, स्लिप और रिंग लगी होती है। 3 फेज वाइंडिंग रहेंगी,
कि पूरी सप्लाई कहाँ चली जाएगी, स्लिप रिंग पर चली जाएगी, ये चली गई स्लिप रिंग से। यहाँ से आपने जोड़ दिया रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस आपस में कैसे, शॉर्ट सर्किट। देखो इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो, इन्हें बोलते हैं एंड रिंग। क्या बोलते हैं, एंड रिंग। आपने क्या डाल दिया, वायर डाल दे कॉपर के, कॉपर या एल्युमिनियम के बार्स डाल दी, मतलब कंडक्टर डाल दिए, ठीक है। एंड रिंग के आपस में क्या होती है, शॉर्ट सर्किट। देखो जब आप इसमें ये वाला फ्लक्स आके कट करेगा, एक सेकंड, देखो ये रोटर है भाई, और ये है आपका स्टेटर, ये रोटर है और ये है स्टेटर। आपने सप्लाई दी होगी, सप्लाई देने पर फ्लक्स बनेगा रोटेटिंग नेचर का, अभी मैंने बताया। ये फ्लक्स जब इसको कट करेगा, कट करने के बाद इसमें बनेगा ईएमएफ, और ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या डेवलप कर लेगा, करंट, और करंट की वजह से क्या आ जाता है, टॉर्क समानुपाती क्या होता है, आई फाई आई है। तो टॉर्क करंट बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा मतलब घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। सारी वर्किंग अभी देखेंगे भाई। इनको हमेशा तिरछा बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है अभी, तिरछा। ऐसे तिरछा क्यों बनाते हैं इन्हें, तो याद रखना, कोगिंग व क्रावलिंग की समस्या को ख़त्म करने के लिए। अब कोगिंग और क्रावलिंग क्या होती है भाई, आपके सिलेबस में है नहीं, बस इतना याद रखो। इनको तिरछा क्यों बनाते हैं, इसक्यू को क्यों बनाते हैं, कोगिंग व क्रावलिंग को कम करने के लिए। आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं भाई। अगर मैं आपसे बोलूँ आपको रजिस्टेंस ऐड करना है, तो आप कौन से में ऐड कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे किसी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन इस वाले में अरेंजमेंट है आपके पास। रजिस्टेंस आप ऐड कर सकते हो, मतलब रजिस्टेंस को ऐड कर सकते हो, मतलब करंट को कंट्रोल कर सकते हो। करंट अगर आपने कंट्रोल कर सकते हो, मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ लेके जा सकते हो, स्लिप रिंग में। लो स्टार्टिंग टॉर्क किस में रहेगा, स्क्वायर केज में, क्योंकि देखो टॉर्क समानुपाती अभी बताया मैंने, फाई आई है। आपने रजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, करंट बढ़ेगी टॉर्क भी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ जुगाड़ करने की इसमें, अब इसमें करने के लिए आपको किसी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं कर रखा, तो इस वाले में हम नहीं कर पाएंगे। तो आगे देखो सारी बातें यही लिखवा रखी है। तो इसका टॉर्क क्या रहता है, कम, क्योंकि इसमें रजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। इसका टॉर्क कैसा रहता है, हाई, मतलब हम करंट को चेंज करके टॉर्क को आप हाई तक लेके जा सकते हैं। इसमें एल्युमिनियम में कॉपर के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें देखो वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। अंदर देखो भाई ये वाला, अब सोचो एक तो वाइंडिंग का उपयोग किया, स्लिप रिंग वगैरह लगाई, तो ये वाला पड़ेगा महंगा, ये वाला क्या पड़ेगा, सस्ता। ये वाला क्या पड़ेगा, महंगा, और ये वाला क्या पड़ेगा आपके पास, सस्ता पड़ेगा। तो एक सेकंड, दोनों अंतर देख लेते हैं एक साथ में, ठीक है। देखो बात करते हैं, स्लिप रिंग वगैरह लगाई, इसमें स्लिप रिंग वगैरह ब्रुश वगैरह नहीं होती, इसमें स्लिप रिंग होती है, ब्रुश भी होती है, इसमें नहीं होती। इसमें रजिस्टेंस ऐड नहीं कर पाओगे, इसमें रजिस्टेंस ऐड कर सकते हो। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम। इसमें लॉस क्या रहेंगे, कम, क्योंकि देखो वाइंडिंग वगैरह है नहीं, स्लिप रिंग वगैरह है नहीं, तो लॉस क्या हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी कंट्रैक्शन ईजी होती है भाई, आसान सा है, पिंजरे की तरह दिख रहा है। इसमें देखो आपको स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी, ब्रुश लगानी पड़ेगी, तो कंट्रैक्शन थोड़ी टफ होती है। इसका उपयोग मात्र 5% किया जाता है, इसका उपयोग 95% किया जाता है। मतलब जितने भी आप मोटर वगैरह देखते हो, जैसे पानी वगैरह की हो गई, उनमें सब में किसका उपयोग किया जाता है, स्क्वायर केज रोटर का उपयोग किया जाता है। बस इतना याद रखना। इसके बाद देखो एल्युमिनियम व कॉपर के कंडक्टर को तिरछा कोगिंग व क्रावलिंग की समस्या को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फैन में करते हैं, बॉयलर में, पंप में कर सकते हो। देखो जहाँ आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, वहाँ पे किसका उपयोग करोगे, लिफ्ट का, क्रेन का और होइस्ट का। बस इतना सा याद रखना। मतलब 95% आप किसका उपयोग करोगे, 95% किसका उपयोग करोगे, स्क्वायर केज रोटर का। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि भाई इंडक्शन मशीन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 90% जो होता है इंडक्शन मशीन होता है, किस पे चलती है, एसी पे। कंट्रैक्शन बिल्कुल ईजी होती है, आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती। बात करते हैं भाई आर्मेचर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होती, तो अब ना तो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करेंगे, ना ही हम किसी प्रकार के इंटरपोल्स का उपयोग करेंगे। लो मेंटेनेंस होता है, कंट्रैक्शन बिल्कुल ईजी होती है, आसानी से आप बना सकते हो।
इसके बाद देखा स्टेटर और रोटर। स्टेटर किसका बनाया जाएगा, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाएगा। स्टेटर के 3 पार्ट होते हैं, स्टेटर फ्रेम, कोर और वाइंडिंग। फ्रेम क्या होता है, बाहर वाला हिस्सा, कोर क्या होता है जहाँ वाइंडिंग रखी जाती है। बस इतना सा याद रखना, ठीक है। सप्लाई देते हैं, फ्लक्स बनता है, रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कितना मिलता है, 3/2 φm। कैसा मिलता है, रोटेटिंग नेचर का मिलता है, इसलिए क्या क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है। आर्मेचर रिएक्शन क्यों नहीं होती, तो आप बोलोगे सर सिंपल, क्योंकि इसमें एयर गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। 2 प्रकार के रोटर होते हैं, स्क्वेयर केज और स्लिप रिंग। स्क्वेयर केज में क्या होता है, हम एंट्रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं, हम रजिस्टेंस ऐड नहीं कर पाएंगे। एल्यूमिनियम व कॉपर के कंडक्टर होते हैं, इन्हें तिरछा रखा जाता है, इनका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, लो होता है, क्योंकि हम रजिस्टेंस ऐड नहीं कर पाएंगे ना अभी। इनका सबका उल्टा उसमें हो जाएगा अभी, ठीक है। इस स्क्वेयर केज का उपयोग कहाँ करते हो, नॉर्मल फैन वगैरह में, बॉयलर वगैरह। बात करें अभी स्लिप रिंग के, तो इसका उपयोग लिफ्ट, क्रेन, होइस्ट वगैरह में करते हैं। 95% तो उसी का उपयोग करते हैं, 5% इसका उपयोग कर लेते हैं। बस इतना रिविजन करना। अब देखते हैं इसकी वर्किंग पे, तो ध्यान समझना भी, ये थोड़ा अच्छा है। 1 सेकंड रुक जाना बस। तो ये है स्टेटर भी, आपने 3 फेज सप्लाई दी, मैंने बोला स्टेटर में सप्लाई देने पर ऐसा फ्लक्स मिलेगा आपको घूमता हुआ, जैसे नाच रहा है ना, ये नीचे देख सकते हो आप, ये नाचता हुआ मिलेगा, ऐसे घूमता हुआ, मस्त तरीके से घूमता हुआ मिलेगा। फ्लक्स बिना अंदर कौन है, रोटर। रोटर को आपने क्या कर रखा है, शॉर्ट सर्किट। यहाँ से फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आ रहा है, घूमता हुआ है, कट करेगा इसको। जैसे ही इसको कट करेगा, इसमें क्या बन जाएगा, ईएमएफ। इस शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या बन जाएगी, करंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, करंट। करंट अगर बन गई, करंट बनने के बाद क्या हो जाएगा, करंट बनने के बाद क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। मैंने बताया टॉर्क समानुपाती आई है, करंट बढ़ा, टॉर्क बढ़ा, घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट, घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट। लेकिन भाई देखो ध्यान से, ये पूरी प्रोसेस ऐसे नहीं होती, थोड़ा सा समझते इसको अच्छे से। तो देखो, ये तो मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा दिया। आपने क्या किया, स्टेटर में क्या दे दी, सप्लाई। स्टेटर में क्या बना, RMF बन गया। क्या बन गया, RMF ने कट किसको किया, रोटर को किया। और रोटर में क्या बन गया, रोटर में क्या बन गया, EMF। क्या बना, EMF। इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या बन गया, टॉर्क। क्या बन गया, टॉर्क। अब टॉर्क तो बन गया, टॉर्क बनने के बाद मैंने आपको बताया भी, ये पूरा नियम किस पे होता है, फैराडे के नियम। सप्लाई दे दी, फ्लक्स बन गया, टॉर्क बन गया, घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन घूमने की दिशा किधर होगी, वो डिसाइड किसकी सहायता से करते हैं, तो हम सारी प्रोसेस देखते हैं। तो आपने सप्लाई दे दी, सप्लाई देने पर क्या बना, RMF बना, ऐसे घूमता हुआ मिला, ऐसा घूमता हुआ मिला, मस्त तरीके से नाच रहा था, ठीक है। कट किया इसने, इसमें क्या बन गया, टॉर्क, और इसने भी घूमना स्टार्ट कर दिया। अभी किधर घूमेगा, वो सारी बातें हम देखेंगे। देखो हो क्या रहा है, मैं आपसे बोलूँ कि जो आपका टॉर्क घूम रहा है, टॉर्क मिला, EMF बना, E = N/d∅dt होता है, नहीं होता। तो आप बोलो सर सही है, फैराडे का नियम। माइनस का N/d∅dt होता है, E = माइनस का N/d∅dt। माइनस किसको दर्शाता है, लेंज के नियम को। चलो मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसमें रिजल्ट क्या मिला, आप बोलोगे सर टॉर्क मिल गया, लास्ट में टॉर्क मिल गया, ठीक है। किसकी वजह से मिला है, तो आप बोलोगे सर रिलेटिव मोशन की वजह से मिला है, मतलब सापेक्ष गति की वजह से मिला है। भाई सापेक्ष गति हो रही ना दोनों के मध्य, तो रिलेटिव मोशन मतलब ये घूम रहा था, RMF। तो देखो मैंने क्या बोला, रिजल्ट जो आपका मिलेगा, ये तो आपका हो गया रिजल्ट, किसकी वजह से मिला है, रिलेटिव मोशन मतलब घूमने की वजह से, NS - NR रिलेटिव मोशन मिला, इसकी वजह से ये मिला है। तो ये इसको कम करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है, देखो आपने सप्लाई दी, ये घूमना स्टार्ट कर दिया, ये बोलेगा भाई मैं तेरे को कम करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, कम करने वाला हूँ। मैं बोलूँ भाई, जैसे कि मैं बोलूँ, आप बोलोगे सर मान लो आपके पास एक पार्ले जी का बिस्कुट है, आप हो, आपने क्या किया भाई, मैं बोलूँ भाई मैं तेरे को कम करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा,
मान लो ये व्यक्ति है, इसके हाथ में क्या है, पार्लेज, क्या है, पार्लेज। मैं क्या बोलूँगा, मैं तो कम करने वाला हूँ, कम करने वाला हूँ मतलब क्या करेगा, इसको खाना चाहेगा बिस्कुट को। तो होगा क्या, आप क्या करोगे, इस व्यक्ति के पीछे पीछे घूमोगे कि जब तक बिस्कुट ना दे देवे, आप इसके पीछे पीछे घूमोगे। जैसे ही आप घूमना स्टार्ट करोगे, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, ऐसी कैसी। देखो ये वाला आगे आगे भाग रहा है, मस्त तरीके से आ रहा है मैप से, रोटर आएगा अभी, वो बोलेगा मैंने लेंज का नियम सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है, माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। तो ये बोलेगा भाई लेंज का नियम सेटिस्फाई करवा, मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ, तो ये बोलेगा भाई, तो ले भाई सेटिस्फाई करवाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा था, ये इसके पीछे चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, ऐसे मान लो ये तो आपका हो गया रोटर, और ये हो गया स्टेटर, ये आगे आगे भाग रहा है, और ये इसके पीछे चलना स्टार्ट होता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के आगे या पीछे रहते हैं, तो हम बोलते हैं भाई, पीछे वाले व्यक्ति को बोलते हैं पीछे रह गया भाई, क्या रह गया, पीछे रह गया। इसे ही बोलते हैं स्लिप, स्लिप होना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लिप होना। मतलब क्या है, स्टेटर तो अपना आगे भागेगा, रोटर उसके पीछा उसको कम करने के लिए, सापेक्ष गति को कम करने के लिए पीछे भागना स्टार्ट करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडक्शन मशीन में स्लिप होती है, क्या होता है, स्लिप। लेकिन बात करें सिंक्रोनस मोटर में, देखो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, ये भी एनएस से चलता है और ये भी किससे चलता है, एनएस से। भाई आप सप्लाई देते थे, उसमें सप्लाई देने के बाद आप प्राइम मूवर से उसको सिंक्रोनस स्पीड पे लेके जाया करते थे, डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि हमें कहाँ पहुँचाना है उसे, सिंक्रोनस स्पीड पर। देखो वो वाले इस केस में वो दोनों केस चलते थे, बराबर चलते थे, इक्वल चलते थे। अगर वो दोनों इक्वल चलते हैं तो क्या होगा, स्लिप होने वाला नहीं। इस वाले केस में क्या होता है, स्टेटर आगे भागता है और रोटर उसको कम करने के लिए पीछे पीछे भागता है। तो आगे आगे हम और पीछे पीछे तुम, वैसे चलता है ना, ये गाना भी है, आगे आगे हम और पीछे पीछे तुम। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे आगे आगे कौन भागेगा, स्टेटर, पीछे पीछे कौन भागेगा, रोटर भागेगा। मतलब एक दूसरे से कहाँ पे रहेंगे, आगे और पीछे। इसे बोलते स्लिप होना, क्या होना, स्लिप। इसका मतलब क्या होता है अभी, इंडक्शन मशीन में स्लिप का कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आ गया अभी, ये इसकी वर्किंग थी अभी। सप्लाई दोगे, दोबारा समझते, सप्लाई दी आपने, क्या बना, फ्लक्स बना, कैसा मिला, घूमता हुआ। आपने रोटर क्या कर रखा है, शॉर्ट सर्किट, जिससे कट करेगा, कट करेगा ईएमएफ बनाएगा, ईएमएफ बनाएगा मतलब करंट बनी, करंट बनी मतलब टॉर्क बना, टॉर्क बनने के बाद ये घूमना स्टार्ट करेगा। ये इसको स्टेटर को कम करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा मतलब उसके पीछे पीछे भगना स्टार्ट करेगा, पीछे पीछे भगना स्टार्ट करेगा। मतलब क्या हो गया, आपने इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट किस में कर लिया, मैकेनिकल पावर। ये दोनों एक दूसरे से समान स्पीड पर नहीं होते, एक आगे रहता है, एक कहाँ रहता है, पीछे रहता है। इसलिए हम बोलते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, स्लिप होते हैं। बस इतना सा वर्किंग में लिख के आना है, यही सारी बातें आपको लिखवा रखी है। देखो ये रहा, ये सारी बातें वर्किंग में लिखवा रखी है, आप एक बार देखोगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई एक बार क्वेश्चन आया था, प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ, मतलब क्या है कि आपने अभी निकाला है ना, अभी कितना निकाला था, 5M इक्वल टू 5R इक्वल टू 1.5 ये आता कैसे, बनता कैसे, तो उसको समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने 3 फेज ले लिया अभी, एक तो ले लिया R, एक हो गया आपके पास Y, और एक कौन सा हो गया B। तो देखो एक पहला 5 ले लिया, देखो ये रहा, तो इसे बोल दिया 3 फेज है, तो ये देखो 120 डिग्री पीछे रहेगा, ये वाला इससे 120, ये वाला 120, तीनों के मध्य एंगल कितना रहेगा, 120 120 120। देखो इसको मैंने मान लिया R, 3 फेज था आपके पास, इसे बोल दिया Y, और इस वाले को हमने बोल दिया भाई, इस वाले को उल्टा बोल दिया ना, येलो पीला होता है, समझ लो। R, Y और B तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर होते हैं, 120 डिग्री पर। तो देखो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, देखो पहले वाले को रेफरेंस मान लिया आपने, फाई इक्वल टू 5M साइन ओमेगा टी। सेकेंड वाला उससे कितना डिग्री पीछे रहेगा, 120। थर्ड वाला देखो कितना रहेगा, 240। अब मैं कर क्या रहा हूँ वो देखना ध्यान से। प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ, मैंने क्या किया, ओमेगा टी का मान 0 रखा। अगर मैं ओमेगा टी का मान 0 रखता हूँ तो 5 1 देखो, 5 1 क्या था, 5M साइन ओमेगा टी।
ओमेगा टी का मान आपने कितना रख दिया 0। जैसे आपने ओमेगा टी का मान कितना रखा 0, तो फाई वन भी कितना हो गया 0। भाई देखो ना, समझा देता हूँ। फाई वन क्या था, एक सेकंड छोटा कर देते हैं थोड़ा सा इसको। एक सेकंड है ना। तो देखो आपका क्या था, फाई वन इक्वल टू क्या था, फाई एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मान कितना रख दिया 0। जैसे आपने 0 रखा, फाई वन का मान कितना हो गया 0। सेकंड वाले केस में देखो, आपने ओमेगा टी का मान देखो, फाई टू का मान क्या था, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस का 120। जैसे आपने 120 रखा, वो शून्य रखा, तो देखो 0 माइनस का 120, माइनस कहाँ पे आ गया बाहर, तो आपके पास क्या बचा, फाई एम साइन ओमेगा टी। भाई इसको हम लिख सकते हैं 90 + 30, और ये क्या बन जाएगा 90 + थीटा क्या बन जाता है कोस थीटा। माइनस पहले था, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ये आपको याद रखना है भाई, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद देखो फाई 3 का मान ओमेगा टी माइनस 240 हो जाएगा। ओमेगा टी की जगह कितना रख दोगे 0 रखोगे। अब देखो 240 आपने रख दिया, 240 को मैं लिख सकता हूँ 180 + में 60, भाई माइनस तो बाहर आ गया ना। अब 180 + 60 हो गया, तो आपके पास बन गया साइन 60। देखो ऐसे याद रख लो, हाँ ये रहा 0 360 और 180 पर चेंज नहीं होता है, 90 और 270 पे क्या होता है चेंज। तो देखो साइन 180 + में 60, 180 + 60 मतलब साइन साइन में रहने वाला है। अगर यहाँ पे आ जाता 90 या 270, तो फिर क्या हो जाता चेंज हो जाता, साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है। तो ये देखो माइनस पहले था, बात करें 180 + में 60, देखो 180 + में 60 मतलब ये तो 0 डिग्री। तो ये वाला नियम आपने पढ़ा होगा, ये देखो ऊपर लिखवा रखा है ASTC वाला। देखो आपको निकालना है 180 + 60, तो 180 ये रहा, तो 180 वाला ये रहा, अभी देखो ये रहा 180 + 60। इस वाले में आएंगे हम, इस वाले में देखो tan और कोट क्या होते हैं पॉजिटिव, और सारे कैसे होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव। देखो साइन किसका आ गया आपके पास नेगेटिव, तो साइन किसका आ गया नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। फाई एम साइन 60, इसका मान कितना होता है फाई एम √3/2। तो देखो मैं बात करूँ, आपके पास 3 फ्लक्स बने, तो फाई 1 फाई 2 और फाई 3। तो देखो क्या क्या बना, फाई 1 का मान तो बना 0, फाई 2 का मान कितना बना माइनस का √3/2 फाई एम, फाई 3 का मान कितना मेरा प्लस का √3/2 फाई एम। तो मान रख दो भाई ये रहा देखो फाई 1 का तो मान यहाँ पे था 0 हो गया, भाई तीनों निकाले थे ना अपन ने, फाई 1 फाई 2 एक दूसरे से 120 डिग्री पे थे। फाई 2 का मान कितना मिला था आपको माइनस का फाई एम √3/2। देखो पॉजिटिव वाला इधर है, तो नेगेटिव वाला कहाँ चला जाएगा इसके पीछे। फाई 3 का मान कितना था √3/2, तो ये रहा भाई ये वाले को और ये वाले को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट मिलेगा तो देखो ये वाला अगर कितना था 120, आधा हो गया 60, और ये वाला भी कितना हो गया 60। तो देखो आगे में फाई आर का मान क्या बचा, इसे बोलते हैं एल्फा। ये जो आपका 60 आया है इसे क्या बोलते हैं एल्फा, आगे काम आने वाला है। तो देखो फाई आर निकालने के लिए हम बोलते हैं 2p cos α/2। p का मान कितना रखना है हमें फाई एम √3/2। कोस एल्फा का मान कितना रखना है 60/2। कोस 60/2 कितना होता है 30। कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2। वही देखो √3/2 पहले से था, फाई एम पहले से था, कोस 30 का मान कितना हो गया √3/2। तो फाई आर कितना मिला आपको 3/2 फाई एम इक्वल टू क्या बचा 1.5 फाई एम। यही आपने निकाला था, नहीं निकाला। तो आप बोलोगे सर हमने यही निकाला था। रिजल्टेंट फ्लक्स आपको मिलेगा कितना मिला 1.5 फाई एम। ये आपको प्रूफ करके आना है। देखो जैसे मैंने 0 डिग्री पे रखा 60 डिग्री पे रखोगे,
देखो पहले आपका रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पे था, देखो सेकंड वाले में कहाँ चला गया, देखो यहाँ चला गया। देखो थर्ड वाले में देखो आप, यहाँ चला गया। देखो रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ चला गया, यहाँ पे। अगले वाले केस में देखो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। इसके बाद देखो भाई कहाँ चला गया रिजल्टेंट फ्लक्स आपका, ये रहा पे। लास्ट वाले केस में देखो ये रहा। फिर देखो भाई फर्स्ट इस वाले केस में ओमेगा टी का मान कितना रखा, 360। देखो पहले यहीं पे था, नहीं था, देखो पहले यहीं पे था, उसके बाद देखो कहीं यहाँ चला गया, फिर देखो समझते हैं इसको, पहले यहाँ पे था 0 डिग्री पे, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। आपका जो RMF बना है घूमता हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यही बात मैंने आपको लिखवाई थी। और रिजल्टेंट जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, φr इक्वल टू φm 1.5 φm। और कैसा मिलेगा, घूमता हुआ। तो मैंने आपको यही तो बात लिखवाई भी कि रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा मिलता है 1.5 φm, और कैसा मिलता है घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ रोटेटिंग नेचर का, जो मैंने आपको ऐसे करके बताया था ना भाई, ऐसे ऐसे घूमता है, वो वाला प्रूफ किया है हमने भाई रोटेटिंग नेचर का कैसे बनता है। तो आप भाई जब पेपर में आ जाए ये एंगल पे मान रख रख के आपको बताने हैं। पहले यहाँ रखोगे, पहले इस वाले केस में रखोगे इस वाले पे, फिर यहाँ रखोगे 60 डिग्री पे, फिर 120 पे, 180 पे, 270 पे, 300 पे और 360 पे, ये रख रख के आपको देखने। 270 पे नहीं, 240 पे रख रख के आपको देख, ऐसा मिलेगा आपको घूमता हुआ। फिर अगर गलती भी हो जाए ना, क्या करना है, इसको घूमता हुआ दिखाना है। पहले φr यहाँ बना, फिर यहाँ बनाना है, फिर आपको यहाँ बनाना है, फिर यहाँ बना देना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लास्ट में लाइन लिख देना भाई रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा मिलता है, हमें इतना मिलता है, उसका नेचर कैसा होता है, घूमता हुआ। इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसी होती है, सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है। बस ये सारी बातें आपको दिखा रही है। अब देखो मैंने बताया अभी इंडक्शन मशीन में क्या होता है, स्लिप होता है, लेकिन सिंक्रोनस में नहीं होता। क्यों नहीं होता, स्टेटर और रोटर सेम स्पीड पर चलते हैं, जबकि यहाँ पे स्टेटर की स्पीड क्या होती है सिंक्रोनस, रोटर की स्पीड क्या होती है NR। तो यही बातें मैंने लिखवा रखी, स्टेटर RMF की स्पीड, रोटर के RMF स्पीड का अंतर क्या कहलाती है, स्लिप कहलाती है। मैंने बताया ना अभी, ये आपका स्टेटर हो गया और ये हो गया आपका रोटर भी, एक दूसरे से कहाँ चलेंगे, पीछे, ये आगे आगे, ये पीछे पीछे। तो NS माइनस NR इक्वल टू NS। तो ये हो गया आपके पास, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है। तो NS क्या होता है, स्टेटर RMF स्पीड और रोटर RMF स्पीड। देखो अगर मैं आपको यहाँ से निकालना चाहूँ, NS को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मेरे को NR का मान निकालना है, इस वाले को इधर भेज देते हैं, इस वाले को यहाँ भेज देते हैं, तो NS दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं सिंक्रोनस मोटर केस में स्लिप कितनी होती है, 0। तो NR और इक्वल टू क्या होता है, NS। ये मैंने आपको बताया भी था। मान लो आपका रोटर क्या है, स्थिर बैठा है मस्त तरीके से, मतलब घूम नहीं रहा। NR का मान कितना है, 0। तो देखो NR का मान अगर आपने कितना रख दिया, 0, तो देखो अगर आपने स्लिप का मान कितना रखा, 1, तो भाई देखो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, 1 माइनस 1 करोगे तो NR का मान कितना हो जाएगा, 0। SSC JEE 2024 का क्वेश्चन था भाई ये वाला। क्या बोला अभी, स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है, मतलब स्टार्टिंग मतलब क्या है, देखो आपने सप्लाई दी तो तुरंत तो नहीं घूमेगा, थोड़े समय बाद घूमेगा। मतलब स्टार्टिंग का कंडीशन में रोटर कैसा रहता है, स्थिर, इसलिए स्लिप कितनी होती है अपन, आप खुद सोचो भाई, रोटर घूम ही नहीं रहा, स्लिप होने वाला है क्या भाई, घूमे, जब 2 व्यक्ति आगे पीछे होंगे तभी तो स्लिप होंगे भाई, पहले कैसे हो जाएंगे। तो यही था बस उसमें कि स्लिप होता है या नहीं होता। तो स्लिप कितना होता है, 1, किसके केस में, स्टार्टिंग कंडीशन में। बात करें रनिंग कंडीशन में, तो स्लिप का मान कितने से कम होता है, देखो NS क्या रहेगा हमेशा ज़्यादा, किससे रहेगा, NR से। आप खुद सोच के देखो, मान लो ये 1000, ये मान लेते 500 है, और ये है 1000, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, NS के रेस्पेक्ट में। तो कितना आ गया आपके पास, मान लो 500 पर आ गया और नीचे कितना आ गया, 1000 आ गया। तो 0 पॉइंट कितना आंसर बना, 5, 1 से कम है। यानी रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है, 1 से कम। देखो सिंक्रोनस मशीन के केस में स्लिप नहीं होती, आपको पता है, स्लिप का मान कितना हो जाएगा, 0। बात करें स्टार्टिंग कंडीशन में, तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है, 0। अरे सॉरी भाई,
स्टार्टिंग कंडीशन में जो रोटर का स्पीड होती है 0, लेकिन आपका स्लिप कितना होता है 1 होता है। ये रहा। बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखो इंडक्शन मोटर में इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर के समान होता है, परंतु इंडक्शन मोटर में सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे रहती है, शॉर्ट सर्किट। मैंने आपको बताया था भाई ये वाला ऐसा कैसा एज इट इज आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर पे। बस यहाँ पे जो रोटर होता है उसको क्या कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। भाई आपको बताया था ऐसा आपका रोटर था, आपने एंड रिंग से क्या कर दिया था शॉर्ट सर्किट। बस ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रोटर की। अपने काम का कौन है, रोटर। तो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा हो गया। देखो यहाँ पे जो आपका बनने वाला है इक्विवेलेंट सर्किट, दो कंडीशन में बनेगा, एक तो स्टार्टिंग कंडीशन में, एक होता है रनिंग कंडीशन में। तो देखो स्टार्टिंग कंडीशन और रनिंग कंडीशन, देखो आपको याद क्या रखना है अभी, स्टार्टिंग कंडीशन और रनिंग कंडीशन। तो पहला बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो ये वाला जो फॉर्मूला ड्राइव किया बिल्कुल याद नहीं रखना, आपको याद ये वाला रखना है। FR इक्वल टू होता है SFS। FR इक्वल टू क्या होता है, SFS। रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है अभी, आप बोलो सर 1। तो ये वाला तो कब बनेगा आपके पास, रनिंग कंडीशन में बनेगा। रनिंग मतलब जब रोटर आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बोलो स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप कितनी होती है, अभी बताया मैंने कितनी होती है 1। तो स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो रोटर रजिस्टेंस। देखो रजिस्टेंस चाहे स्टार्टिंग में हो रनिंग में हो, दोनों में सेम रहता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। X2R ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्लिप से। कब मल्टीप्लाई होगा, रनिंग कंडीशन में। लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान कितना हो जाएगा 1। तो X2R मतलब रोटर का जो रजिस्टेंस रिएक्टेंस रहेगा वो कितना बनेगा, X2 बन जाएगा। इंड्यूज EMF की बात करते हैं। तो देखो इंड्यूज EMF रनिंग कंडीशन में बोला मैंने किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, S से। लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप कितनी होती है, 1 होती है। एक सेकेंड में चलो हम देखें। तो E2R इक्वल टू कितना है, 4.44 FR 5M NPH KW। तो ये सिंक्रोनस मशीन में अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, वहाँ पे सेम एज ऐसे कैसे इक्वेशन कैसे आती है मैंने ड्राइव करवा रखा। अभी देखो आपने FR का मान निकाला है, कितना होता है SFS, कितना होता है SFS। देखो S यहाँ पे SFS करना, भी FR नहीं करना, SFS। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग कंडीशन की, तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है 1। बस आप कितना से करना है, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या करना है, स्लिप का मान। पावर फैक्टर वगैरह देखने नहीं है ये वाले। मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट, देखो आप फर्स्ट वाला डायग्राम बनाओगे, उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला डायग्राम बनाना है स्टार्टिंग कंडीशन। अब आप मेरे को खुद बताना भी स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है 1। तो E2R कितना हो जाएगा, E2। R2R तो क्या रहता है, R2। X2R क्या हो जाएगा, X2। I2R भी क्या हो जाएगा, I2। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा क्या बन जाएगा, देखो E2R की जगह क्या बन जाएगा, E2 R2 और X2। ये कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, स्टार्टिंग कंडीशन। बात करते हैं रनिंग कंडीशन। देखो रनिंग कंडीशन में क्या आ जाएगा, E2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, SE2। R2R2 रहेगा SX2। मैंने क्या किया अभी, इन सब में से सबको मैंने डिवाइड कर दिया S से। किससे डिवाइड कर दिया, इसको भी S से, इसको भी S से और इसको भी S से। देखो S, तो S से S कट गया, इस वाले S से, इसको मैंने S से डिवाइड कर दिया, इस वाले S से S बच गया। तो देखो आपके पास बचा क्या, देखो ये वाला बच गया अभी, ये वाला बचा। अब मैंने क्या किया, इस R2 अपॉन में S में मैंने जोड़ दिया R2 और घटा दिया R2, जोड़ा और R2 घटा दिया। तो आप बोलो सर क्या इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आप कभी जोड़ रहे हो घटा रहे हो। देखो काम बन गया भाई अपना, क्यों बन गया, देखो इसको एक साथ ले लो। देखो
R2 को तो मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचा आपके पास 1/s माइनस का 1। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इस वाले की इस वाले की। देखो ऐसे देख लो, आपने क्या जोड़ा, R2 जोड़ा, देखो R2 जोड़ा और R2 घटाया, इन दोनों को आपने एक साथ ले लिया। R2 क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा आपके पास 1/s माइनस का 1, और ये क्या आ गया R2। देखो आपने R2 को तो यहाँ पे रख दिया, R2 तो आपने यहाँ रख दिया, X2 यहाँ रख दिया, R2 1/s, ये किसको दर्शाएगा, लोड को। देखो समस्या क्या आ रही थी, ये समस्या ये आ रही थी आपका लोड का कॉपर लॉस सेपरेट कैलकुलेट नहीं हो रहा था, अलग से वो किसके साथ इंक्लूड हो रहा था, इस वाले के साथ इंक्लूड हो रहा था। अब आपने लोड को अलग ही कर दिया। अभी आपने अगर लोड को अलग कर दिया तो आप अलग से क्या निकाल सकते हो, कॉपर लॉस। क्या निकाल लोगे, कॉपर लॉस, बस इतना याद है। देखो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या बनाना है, पहले बड़ा वाला डायग्राम बनाओगे, स्टेटर और रोटर कंबाइंड था, फिर आप रोटर को लिखोगे, रोटर का पहला बनाओगे स्टार्टिंग कंडीशन में, फिर किसका बनाओगे, रनिंग कंडीशन में। स्टार्टिंग कंडीशन में E2 हो जाएगा R2 और X2, लेकिन रनिंग कंडीशन में ये वाला बनेगा लास्ट में। 3 स्टेप में बनेगा। पहले वाले केस में आप X2 का S का भाग दे दोगे, सेकेंड वाले में R2 घटा दोगे और जोड़ दोगे, ये वाला डायग्राम बनेगा। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट जो बना लास्ट में जाके, ये तो आपका स्टेटर का बन गया और ये किसका बन गया, रोटर का बन गया। बस एक सेकंड रुक जाओगे, ठीक है, ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट भी हो गया आपका। ऐसे कैसे, ये जो भाई ड्राइव करवा रखा है ये मैंने समझाने के लिए बताया था, आपको इतना याद नहीं रखना, इतना करोगे भूल जाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, 4 नंबर में आता है। तो आप क्या करना, स्टार्टिंग कंडीशन पहले बड़ा वाला डायग्राम बनाओगे, उसके बाद पहले स्टार्टिंग कंडीशन में और फिर रनिंग कंडीशन में, बस इतना सा लिख के आना आपको यहाँ तक। बात करते हैं टॉर्क इन इंडक्शन मशीन। तो देखो भी टॉर्क क्या होता है, पावर अपॉन स्पीड होती है। TD क्या होता है, डेवलप टॉर्क। PG क्या होता है, एयर गैप पावर। PG का मान ये आपके सामने रहा भाई, PG में किसका भाग दे दो, ओमेगा एस का, क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। तो कितना बन गया, 3/ओमेगा एस E2 स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में S X2 का होल स्क्वायर। ये बात करते हैं हम रनिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सब के स्थान पे क्या रख दोगे, 1। वैसे एक्चुअल में टॉर्क क्या बना आपके पास, S E2 स्क्वायर R2 प्लस में X2 का होल स्क्वायर। मैं आपसे बोलूँ भाई मैक्सिमम टॉर्क निकालना, आपको कंडीशन निकालनी है, जैसे ट्रांसफार्मर में करते थे, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। उससे पहले हमें देखो, हमेशा याद रखो, जब भी हमें किसी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका अवकलन करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। देखो अवकलन करते हैं, देखो TDT/TS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ये अभी के लिए याद नहीं रखना, अभी ये निकालेंगे, ये कैसे आएगा ना, ठीक है। तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, ये रहा अभी। देखो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जैसे डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं U/V का, तो नीचे वाले क्या करते हैं, स्क्वायर, इसको रखते हैं। देखो नीचे वाले का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर, इसको आपने ऐसे कैसे रख दिया। जो सेकंड आ रहा था उसका क्या कर दिया आपने, अवकलन कर दिया। फिर क्या करेंगे, इस वाले का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। सेकंड जो था एज इट इज ऐसा कैसा रह जाएगा। तो देखो इसको आपने स्क्वायर कर दिया, इसका करो S E2 का, तो S E2 स्क्वायर R2 S के सापेक्ष करना है। देखो आपने किया था ना, x का dx के सापेक्ष 1 होता है, नहीं होता। तो बस यहाँ पे क्या बच जाएगा, E2 का स्क्वायर और R2। देखो तो भाई नीचे यही बातें मैंने लिख रखी, E2 स्क्वायर R2। अब आपने क्या कर दिया, इस वाले को तो एल रख दिया, इस वाले का क्या करना है, अवकलन। देखो R2 का अचर संख्या कितना हो जाएगा, 0।
बचा आपके पास देखो R2 था प्लस में एस एक्स टू, देखो एस स्क्वायर, देखो स्क्वायर अंदर कर सकता हूँ तो एस स्क्वायर एक्स टू का होल स्क्वायर। तो देखो इसका तो कितना हो गया 0, एस एक्स स्क्वायर का कितना होता है अभी 2x होता है, नहीं होता। तो सेम ऐसे 2 कहाँ पे आ जाएगा बाहर, एस एक्स टू का होल स्क्वायर, बस इतना याद रखना। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सूत्र से खोलोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद सारी बातें प्रोसेस करने के बाद आपके पास देखो R2 स्क्वायर बचा, एस का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर माइनस का 2x2। देखो 2 में से कितना जाएगा 1, कितना बचेगा माइनस का, ये वाला कहाँ चला गया, इधर किस में हो गया प्लस में। तो देखो यहाँ से जो आपके पास आया एक्स एस का मान कितना आया R2 का स्क्वायर, देखो एस स्क्वायर का मान कितना है R2 का स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से ये पूरे स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा s इक्वल टू R2 अपॉन में x2। क्या बचा अभी s इक्वल टू R2 अपॉन में x2। देखो ये वाली पूरी डेरिवेशन आपसे जब पूछी जाएगी, आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछे, टॉर्क स्लिप इंडक्शन मशीन में टॉर्क इक्वेशन को समझाइए, तो आप टॉर्क इक्वेशन लिख दोगे PG अपॉन ओमेगा एस। PG का मान कितना था 3 अपॉन ओमेगा एस, और TD जो निकला था डेवलप टॉर्क TD इक्वल टू 3 अपॉन ओमेगा एस, एस E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 का स्क्वायर प्लस में एस x2 का होल स्क्वायर, लिख दोगे इतना, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन करना है। अगर आप गलती से भूल भी जाते हो तो जैसे मैंने करवा रखा भी, ऐसे कैसे आपको करके आना। अब देखो भी आपके पास R2 अपॉन में कंडीशन आ गई, तो जहाँ जहाँ स्लिप है वहाँ पे क्या रख दोगे R2 अपॉन में x2। भाई आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एस E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 का स्क्वायर एस x2 का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ आपको s दिख रहा था, अरे जहाँ जहाँ आपको s दिख रहा था अभी वहाँ पे आपने R2 अपॉन x रखना है। तो ये रखा आपने, ये वाला यहाँ से रख दिया, x2 से x2 कैंसिल। तो देखो नीचे ओनली क्या बचा R2, उसका क्या बचा स्क्वायर, तो 2, देखो R2 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास R2 स्क्वायर। तो देखो एक R2 यहाँ था, एक R2 स्क्वायर यहाँ था, तो कितने हो गए 2R2 स्क्वायर। तो R2 स्क्वायर देखो इस R2 स्क्वायर से ये वाला R2 स्क्वायर। तो देखो टॉर्क जो मैक्सिमम आया आपके पास क्या आया E2 का स्क्वायर 2x2, क्या बचा E2 का स्क्वायर 2x2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पेपर में कई बार बोलता है मैक्सिमम टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यार अपना कभी भी रोटर रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताओ मेरे को आपको रोटर का कोई रजिस्टेंस वगैरह आ रहा है क्या, रोटर रजिस्टेंस कुछ आ रहा है क्या, तो आप बोलो सर नहीं यार, ठीक है, ये याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क। तो कैसे याद रखोगे, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अभी, ये रहा 3 अपॉन ओमेगा एस, एस एफ एल E2 का स्क्वायर R2 अपॉन में R2 का स्क्वायर एस एफ एल x2। देखो मैं जहाँ पे आपको जो स्लिप दे रखी थी वहाँ पे एस एफ एल कर दो, बस कर दिया। मैक्सिमम के केस में जहाँ आपको एस दे रखा था वहाँ पे कर दो एस मैक्सिमम, कर दिया आपने। इसके बाद देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में किसका भाग देने पर 2 का, तो आपने भाग दिया, ये रहा, ठीक। तो इस वाले से पूरा ये कैंसिल आउट हो गया। मैंने क्या किया ऊपर देखो, ऊपर से क्या कॉमन ले, देखो इस वाले से, देखो इस वाले से देखते रहे ना अभी, इस वाले से पूरा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, एक सेकंड में, ठीक है। तो ये ऐसे होगा ऊपर जाएगा, नहीं भाई इस वाले से कैंसिल आउट नहीं होगा, वो एस एफ एल है, ठीक है। तो देखो इस वाले से ये कैंसिल हो गया भाई, देखो इस वाले देखो E2 स्क्वायर R2 E2 स्क्वायर R2 कैंसिल आउट हो गया, एस एफ एल और एस एम, देखो एस एफ एल ये रहा, एस एम ये रहा, दोनों को ले लिया बाहर। तो जो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे। तो देखो एस E2 स्क्वायर मैक्सिमम वाला कहाँ चला गया ऊपर चला गया, और एस एफ एल वाला कहाँ पे आ गया नीचे, ये एस एफ एल अभी
SFL है ना, मैक्सिमम नहीं है, SFL गलती से कर रखा होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, X2 ले लिया कॉमन। क्या ले लिया मैंने, X2 का कॉमन ले लिया। देखो तो भाई आप लोग सर कैसे ले लिए। देखो इसके पास कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला, चल कोई दिक्कत नहीं भाई, तो अमीर बन जा। X2 स्क्वायर तो गुणा मैंने डिवाइड कर दिया, X2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बोला भाई मेरे को भी कर दो, X2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, X2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, X2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ से कौन आएगा, X2, यहाँ से भी कौन आएगा, X2। तो यहाँ से कौन आएगा, X2, यहाँ से भी कौन आएगा, X2। एक सेकेंड में देखो, यहाँ वाले केस में देखो x, इसको मैंने बोला भाई तो X2 स्क्वायर ले ले, और मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे सेम नीचे वाले में किया, X2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा, बाहर। इसमें देखो X2 स्क्वायर था, स्क्वायर से कॉमन कौन सा आएगा आपके पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से भी क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर जैसे मैंने कॉमन ले लिया, देखो मल्टीप्लाई वाला तो कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया। देखो मल्टीप्लाई वाला तो कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया, जबकि वो वाला कहाँ रह गया, अंदर रह गया। X2 वाला देखो मल्टीप्लाई जो किया था वो तो आपने ले लिया कॉमन भाई इसमें, और X2 स्क्वायर जो था डिवाइड वाला वो यहीं पे रह गया। तो X2 स्क्वायर से X2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। चलो ये बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला आया था ये मैक्सिमम स्लीप का फॉर्मूला होता है, नहीं होता, R2 स्क्वायर अपॉन में X2 का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, SM का स्क्वायर। देखो एक SM मतलब स्लिप मैक्सिमम कितना हो गया, 2। ये वाला नीचे ऐसे कैसे था, ठीक है। तो देखो 2 स्लिप हो गया आपके पास। मेरे को क्या करना था, देखो ऊपर तो क्या बचा आपके पास, 2SM का स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, SM का स्क्वायर, SM का स्क्वायर और SFL का होल स्क्वायर। तो देखो अंदर जब मैंने क्या किया, देखो इस वाले SM स्क्वायर से ये वाला चला गया, एक हद गई। तो अंदर क्या बचा, 2SM SFL और SM का स्क्वायर और SFL का होल स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में क्या पूछे, रिलेशन पूछे, तो ये वाला आपको ड्राइव करके आना है। 1 से 2 बार इसको देखना, भी आसानी समझ में आ जाएगा। अगर वो बोल दे फुल लोड टॉर्क, ये रहा, वो बोल दे भी आपसे स्टार्टिंग टॉर्क है, भी ये वाला है ना, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क में रिलेशन बताइए। अब आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में तो स्लिप का मान 1 होता है, तो FL की जगह क्या रख दोगे, 1। ऐसे FL की जगह क्या रख दोगे, 1। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, ऊपर 2SM अपॉन में SM का स्क्वायर प्लस में 1 स्टार्टिंग कंडीशन में, ठीक है। मैंने बताया था स्लिप का मान कितना होता है, 1। स्टार्टिंग कंडीशन में कैसा रोटर कैसा होता है, स्थिर होता है, इसलिए आपका स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ट्राई करके जाना, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। स्टार्टिंग टॉर्क है ये वाला, है ना, फुल लोड टॉर्क नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये आपको नहीं करना, ये वाला डायग्राम याद रखना है। तो बनाते हैं भी इसको, 1 सेकंड रुक जाओ बस। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ ऐसी बनती है भी आपने, ठीक है। मान लेते हैं एक सेकंड, देखो भाई ये बताओ, रोटर आपका स्थिर होगा तो स्लिप का मान कितना होगा, आप बोलोगे सर 1। कि देखो NS माइनस क्या होता है, NR अपॉन में NS, इसका मान कितना रखा, 0। इस वाले से ये कट गया, स्लिप का मान कितना आ गया, 1। स्लिप का मान कितना आ गया, 1, ठीक है। तो ये याद रखना है, स्लिप का मान कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो
थोड़ा छोटा कर देते इसको, आएगा नहीं, ठीक है। तो देखो एन आर का मान कितना है 0, तो स्लिप का मान कितना हो जाएगा 1। जैसे जैसे देखो आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, हाईएस्ट स्पीड कहाँ तक जा सकती है, तो आप बोलोगे सर सिंक्रोनस स्पीड पर। सिंक्रोनस स्पीड पर जाने के बाद स्लिप कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। मतलब देखो यहाँ से जो ये वाला ब्लू ग्रीन कलर का है, ये तो आपको दर्शाएगा स्लिप को, और बात करूँ मैं स्पीड को, तो देखो इधर से अपन अगर ऐसे बढ़ रहे हैं तो उस समय स्पीड का मान क्या होता है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले भाई NR 0 था, धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगा, सिंक्रोनस स्पीड पर। ये ब्लू वाले को देखो आप, इस ब्लू वाले को देखो एक बार, ब्लू वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लिप क्या है, ज़्यादा, उसके बाद देखो ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है। तो देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, कुछ ऐसी बनती है, ये आपको याद रखना है। देखो मैं इस वाले केस की बात करता हूँ, ठीक है, इस वाले केस की, इसको देखना। तो इस समय हो क्या रहा है, टॉर्क इधर मान लिया आपने और इधर क्या मान ली, स्पीड मान ली। देखो इधर तो है आपकी, देखो इधर तो है आपकी स्पीड, और जो आपका स्लिप देखो भी ऐसे बढ़ रही है, और स्लिप इधर बढ़ेगी। आप खुद सोचो भाई, इधर क्या है 0, देखो इधर आपकी स्लिप कितनी है 0, और इधर कितनी है 1, तो ऐसे कुछ बढ़ेगी, उल्टा होता है अभी, ठीक है। तो ये किसका होता है आपके पास, ये तो स्पीड का, और ये क्या होता है, स्लिप का, ठीक है। तो देखो टॉर्क कम हो रहा है, टॉर्क क्या हो रहा है, कम। चलो ये टॉर्क कम होने पर स्लिप का मान घट रहा है या बढ़ रहा है, इसको अलग पेन से बनाते हैं, इस रेड वाले से। तो टॉर्क क्या हो रहा है, कम, तो स्लिप क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, बढ़ रही है। तो आप बोलोगे सर कम हो रही क्यों, देखो टॉर्क अगर कम हो रहा है ऐसे, मतलब स्लिप देखो आप 0 की तरफ बढ़ रही है, किसकी तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ। तो याद रखो टॉर्क समानुपाती किसके आता है, स्लिप के। इसे बोलते हैं लो स्लिप रीजन। क्या बोलते हैं भाई, लो स्लिप रीजन में टॉर्क समानुपाती किसके आता है, स्लिप के। बस इतना याद रखना आप, टॉर्क किसके समानुपाती आता है, स्लिप के। इस वाले केस में आ जाओ भी, इस वाले केस में ऐसे चलो, मतलब टॉर्क कम हो रहा है, टॉर्क अगर कम हो रहा है, टॉर्क बढ़ा रहे हो, चलो बढ़ाते हैं, यहाँ से ऐसे कर लो, आपने टॉर्क को बढ़ाना स्टार्ट किया, टॉर्क को बढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब टॉर्क देखो, एक सेकंड, टॉर्क आपने बढ़ाना स्टार्ट किया, टॉर्क ने बढ़ाया आपको, टॉर्क ने आपको नहीं बढ़ाया, आपने टॉर्क को बढ़ाया, टॉर्क बढ़ाना जैसे स्टार्ट किया, तो देखो स्लिप का मान देखो आप, तो भी स्लिप का मान देखो ऐसे चल रहा है, तो स्लिप का मान देखो भी, आप अगर ऐसे चल रहे हो, इसका मतलब स्लिप किसकी तरफ जा रही है भाई, 0 की तरफ जा रही है। 0 की तरफ जा रही है मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है। टॉर्क बढ़ाया, स्लिप क्या हो रही है, कम। टॉर्क बढ़ाया, स्लिप क्या हो रही है, कम। इसे बोलते हैं हाई स्लिप रीजन। क्या बोलते हैं, हाई स्लिप रीजन में टॉर्क और स्लिप एक दूसरे कैसी होती है, व्यतकर्मानुपाती। कैसी होती है, व्यतकर्मानुपाती। बस इतना याद रखना, दोबारा समझते इसको। देखो आपने टॉर्क का मान क्या किया, कम। टॉर्क का मान कम करने पर देखो मैंने बताया भी, इधर तो होता है आपका भी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ रही थी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्लिप। क्या हो जाएगा, स्लिप। तो देखो इधर 0 रहेगा, इधर क्या रहेगा, 1। तो देखो टॉर्क आपने बढ़ाना कम करना स्टार्ट किया, तो स्लिप क्या हो रही है भी, कम हो रही है, नहीं हो रही। आप बोलोगे सर किसकी तरफ जा रहे हैं हम, 0 की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ। टॉर्क कम करने पर स्लिप क्या हो रही है, कम। इसे बोलते हैं लो स्लिप रीजन। इस वाले केस में देखो टॉर्क बढ़ाया आपने, टॉर्क बढ़ाया, स्लिप भी क्या हो रही है आपकी, 0 की तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ अग्रसर हो रही है, मतलब कम हो रही है। टॉर्क बढ़ाने पर स्लिप क्या हो जाए, कम। तो कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस वाले को रीजन को बोलते हैं लीनियर रीजन। लीनियर क्यों बोलते थे, देखो ग्राफ बन रहा है, ओम के नियम की तरह बन रहा है, लीनियर सा, ऐसा बनाते थे आप भी, लीनियर ग्राफ, इसलिए बोलते हैं इसे लीनियर रीजन। इस वाले को बोलते हैं
हाइपरबोलिक रीजन, अति परवलय। ये होता है अनस्टेबल, ये होता है स्टेबल। बस इतना आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में याद रखना है। यहाँ पे भाई ये सारी बातें आपको लिख के आनी। देखो स्लिप, देखो मैंने दर्शा रखी किधर है स्लिप का मान। स्लिप का मान इधर बढ़ रहा है, स्पीड का मान इधर बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्लिप का मान कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 0। बस इसके बाद बात करते हैं स्टार्टर की। तो भाई स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, चलो ये बताओ। स्टार्टर का उपयोग 3 फेज इंडक्शन मशीन में क्यों किया जाता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो भाई आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है। जब ये सेल्फ स्टार्ट नेचर की पहले से होती है तो ये बताओ आप स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हो। तो आप बोलोगे सर हमें तो नहीं पता। नहीं पता तो भाई अपन पता करेंगे। तो देखो ध्यान से, डायग्राम से मैं समझाता हूँ भाई। देखो ये बताओ RL का मान कितना होता है। तो आप बोलोगे सर कितना होता है 1/s -1 और क्या होता है R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसका मान, एक सेकंड हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर दे इसको, ठीक है। तो देखो RL = होता है R2 1/s -1 सॉरी। R2 = क्या होता है RL, जो लोड रेजिस्टेंस ये वाले की बात कर रहा हूँ अभी मैं ना। चलिए बताओ स्टार्टिंग में स्लिप का मान कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 1 होता है। स्टार्टिंग में स्लिप का मान कितना होता है 1। तो आप भाई यहाँ पे रख दो 1, यहाँ पे कितना रख दो 1। 1/1 कितना हो जाएगा 1, पूरा कितना हो जाएगा 0। 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, मतलब RL का मान कितना हो गया 0। RL का मान 0 हो गया स्टार्टिंग कंडीशन में। ये कैसा हो गया शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया कम, तो करंट का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। करंट का मान अगर बढ़ेगा मतलब कॉपर लॉस बढ़ेंगे। कॉपर लॉस बढ़ेंगे मतलब आपकी वायर हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी मतलब आपकी वाइंडिंग जलने का खतरा रहेगा या नहीं रहेगा। उस वाइंडिंग के जलने को खतरे को कम करने के लिए हम क्या करते हैं स्टार्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं स्टार्टर का। तो देखो यही सारी बातें मैंने इसमें समझा रखी। रेजिस्टेंस कितना हो जाता है स्टार्टिंग में 0। 0 होते ही क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस का मान बहुत कम, करंट का मान बहुत ज़्यादा। करंट का मान बहुत ज़्यादा मतलब आपकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी जल जाएगी। अगर वाइंडिंग जल गई इसको जलने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं स्टार्टिंग को। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले भी कि पेपर में आपसे बोल दे स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, इंटरव्यू वगैरह पूछ ले आपसे कि स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, तो आपको क्या बताना है स्टार्टर का उपयोग स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए किया जाता है। देखो ये रही स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है स्टार्टर का। क्यों, तो स्टार्टिंग कंडीशन में करंट का मान क्या होता है बहुत ज़्यादा, जिससे हमारे वाइंडिंग के जलने का खतरा रहता है। बता लिख दोगे। देखो इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। आप क्या करना, आपके घर में पानी की मोटर होगी, ऐसे 2 सुई ऐसी होती है उसमें, एक बताती ए लिखा होगा, एक में लिखा होगा वोल्ट। तो होता क्या है ये, जैसे मान लो इस वाले की सुई जो दे रखी है, ठीक है, इस वाले का देखते हैं अभी, ठीक है। तो इस वाले को मान लेते हैं सुई। देखना एकदम से जब आप मोटर को, जैसे लाल बटन होता है एक हरा बटन होता है, ठीक है, जैसे आप हरे बटन को प्रेस करते हो ये वाली सुई तुरंत लास्ट तक जाती है। एकदम से कहाँ पे जाती है लास्ट तक। लास्ट तक जाने के बाद फिर वापस आती है ऐसे। पहले कहाँ तक जाएगी लास्ट तक जाएगी। देखो ये वाली सुई कहाँ जाएगी लास्ट तक, उसके बाद ऐसे धीरे से आएगी वापस। पहले लास्ट तक जाएगी ऐसे, फिर देखो वापस आएगी। मतलब क्या है स्टार्टिंग में करंट का मान क्या होता है बहुत ज़्यादा। फिर आपने घर में क्या लगा रखा है स्टार्टर लगा रखा है। स्टार्टर क्या करता है इस हाई करंट को, स्टार्टिंग में जो करंट थी उसके साथ रजिस्टेंस वगैरह ऐड कर देता है। रजिस्टेंस ऐड करने से करंट क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये सारा खेल किसका था स्टार्टर का। तो आप बता सकते हो आसानी से कि स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं। तो स्टार्टर का उपयोग हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं करते।
क्योंकि वो पहले से ही क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट। बस स्टार्टिंग कंडीशन में करंट का मान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा। उस करंट को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक स्टार्टर यहाँ से पूछता है 4 नंबर में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे बोलेगा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप बोल देना स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हो, स्टार्टर का। तो देखो 5 प्रकार के होते हैं ये वाले स्टार्टर। पहला कौन सा होता है, DOL स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो बात करते हैं DOL स्टार्टर। देखो DOL स्टार्टर कुछ होता नहीं है। गांव में क्या करते हैं, जैसे RYB आ रहा है तो क्या करते हैं, जैसे आपको मोटर चलानी है तो क्या करते हैं, 3 वायर निकालते हैं। एक वायर को देखो क्या करते हैं, बहुत जुगाड़ी होते हैं गाँव में, गाँव के अगर होंगे ना तो पता होगा भी, ठीक है। ऐसे करते हैं, सीधा वायर टांगते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सीधा वायर यहाँ से यहाँ डाल देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है भी मोटर ख़राब हो सही हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 3 वायर डाल दिए। ऐसे 3 वायर डायरेक्ट क्या डाल देते हैं, वायर डालते हैं। बस यहाँ पे एक भाई इनको स्विच के लिए क्या करते हैं, ये फ्यूज का उपयोग, देखो कितना खतरनाक है। वहाँ पे जो फ्यूज होते हैं ना, उनका उपयोग जिसे आप बोलते हो कट आउट, उनमें किसका उपयोग कर लेते हो, स्विच की तरह उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, मान लो जैसे आपको मोटर को ऑन करना है तो ये कट आउट लगा देते हैं ऐसे। जैसे मान लो आपको मोटर को बंद करना है तो ये क्या करते हैं, बड़े दिमागदारी होते हैं, इन्होंने IIT की होती है गांव में सब ने, है ना। तो क्या करते हैं, इस कटआउट को हटा देंगे, ऐसे हटा देंगे इस कटआउट को, तीनों में से एक कटआउट को हटा देंगे। अब तीनों में से एक को हटाते हैं भाई, क्यों होता है सारी बातें, क्यों कैसे करता है भाई, एक को हटा दे तो क्या होगा, 2 को हटा दे तो क्या होगा। तो आप उनके बारे में आपको अभी के लिए इतना याद नहीं रखना, बस आप इतना याद रखना, आप क्या करते हो, सीधा वायर डाल देते हो, यहाँ से डायरेक्ट डालते हो, इसलिए इसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। बस यहाँ पे बीच में क्या लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, इनका स्विच की तरह कार्य करते हैं। वैसे प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, लेकिन ये वजह लेने के लिए क्या करवाते हैं, स्विच की तरह कार्य करवाते हैं। क्यों, क्योंकि बार बार वायर कौन डालेगा भी, ठीक है। तो ये था भी, तो देखो यह स्टार्टर कम रेटिंग के लिए किया जाता है, तो याद रखना ये किया जाता है 5 HP तक, 5 HP तक की मोटर के लिए किया जाता है, ठीक है। यह ना तो वोल्टेज को कम करता ना ही करंट को। तो आप बोलोगे सर लगाते ही क्यों है, भाई सस्ता पड़ता है ना। भाई देखो आप सीधा वायर डालोगे सस्ता पड़ेगा, आप बाज़ार में जाओगे स्टार्टर लेके आओगे महंगा पड़ेगा, ठीक है। ना तो ये करंट को कम करता है, ना ही किसको कम करता है, वोल्टेज को। यह ओवरलोड से प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। बस मैंने आपको बता दिया, बस इतना सा होता है इसमें। सीधा वायर डालते हैं, मान लो मोटर को, आपके पानी का मोटर को स्टार्ट करना है तो सीधा क्या डाल देते हैं, वायर डाल देते हैं, और यहाँ पे फ्यूज़ दे देते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता इसमें इतना सा होता है, फर्जी वाले तरीके हैं। बात करते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो अब देखो भाई, अब आपको दिमाग में सेट रखना है, यदि आपको करंट को कम करना है तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, बस इतना सा। तो हम क्या करते हैं, आप क्या लोगे भाई, आपकी सप्लाई है RYB, ये रहा, यहाँ से पहले क्या जोड़ देंगे, फ्यूज, फिर क्या लगा देंगे, स्विच, और स्टेटर के साथ क्या जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, स्टेटर के साथ रेजिस्टेंस। अगर आपने स्टेटर के साथ क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस, पे ये रोटर का डायग्राम बनाना है, क्योंकि बगैर रोटर के डायग्राम के कैसे चलेगी ये वाले, है ना। स्टेटर के साथ आपने क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस। अगर स्टेटर के साथ अपने रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो देखो इसमें करंट कम होगी नहीं होगी। अगर करंट कम होगी तो हम यही तो चाहते हैं भी स्टार्टिंग में करंट क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका उपयोग हम बहुत ही कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, क्योंकि देखो भाई इस वाले केस में आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, लगाने के बाद ये हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का उपयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि हीट लॉस का मान ज़्यादा हो जाता है। अगर हीट ज़्यादा जनरेट करेगा स्टार्टर में तो लॉसेज ज़्यादा होंगे, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए हम इसका उपयोग बहुत ही कम करते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना। स्टेटर के साथ क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस, क्या बन जाएगा, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये DOL का भी समझेंगे, वो स्टार डेल्टा को, उससे पहले पढ़ते हैं ये वाला ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो देखो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है, आपने नाम सुना होगा भाई। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं मेजरली ऑटो ट्रांसफार्मर और 3 फेज वाले के और सिंगल फेज वाले के। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर ये रहा,
देखो आपसे मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ भाई देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, तो आप बोलो सर देखो एक आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है और एक आपका 2 वाइंडिंग वाला है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ही वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, इसमें कितनी वाइंडिंग का, 2 वाइंडिंग का। अब आप खुद सोच के देखो सस्ता कौन सा पड़ेगा, आप बोलोगे ऑटो ट्रांसफार्मर। जब ये सस्ता पड़ता है तो आपने कभी ऐसा देखा है भी कि पोल्स पर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर मिल जाए? भाई आप इतना ही चाहोगे ना, भी सस्ता चीज़ है, सस्ती अगर है तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये बताओ हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हर जगह क्यों नहीं करते जब सस्ता पड़ रहा है भाई। और एक और चीज़ बताऊं भाई, देखो आपने बनाया एक ऑटो ट्रांसफार्मर और एक बनाया 2 वाइंडिंग मतलब 3 फेज वाला या सिंगल फेज वाला। अगर ये बन रहा है आपका 10 kV का, तो उतने ही पैसे में ये बन जाएगा 110 kV का। अरे भाई उल्टा बता दिया मैंने, है ना। जैसे कि ये बताया मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर और ये कौन सा है, 2 वाइंडिंग। मान लो ये बन रहा है 10 kV का, उतने ही पैसे में ये बन जाता है 110 kV का। इसमें देखो 2 वाइंडिंग, इसमें 1 वाइंडिंग। तो आप खुद सोचो देखो बेस्ट कौन है, ऑटो ट्रांसफार्मर। जब ये इतना अच्छा है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते भाई। जगह जगह पे आप देखते होगे हमेशा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, 3 फेज वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, 3 फेज वाले का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते। अगर आपको पता लग जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी। फिर भी आपको अगर आपको किसी को जानना हो तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन पता हो तो आप ज़रूर बता के जाना कमेंट बॉक्स में आज भी, ठीक है। देखो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से टेपिंग कर देते हैं। कर दिया, ये आपका स्टेटर हो गया और ये क्या हो गया, रोटर। स्टेटर के साथ क्या जोड़ दिया आपने, रजिस्टेंस जोड़ दिया। देखो ये रजिस्टेंस जोड़ दिया, वेरिएबल रजिस्टेंस जोड़ दिया। अगर आपने ये सप्लाई आ गई, सप्लाई के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ रजिस्टेंस। अगर आपने ये अरेंजमेंट कर दिया, आपने स्टार्टिंग करंट को क्या कर दिया, लिमिट। अगर स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी, लिमिट। यहाँ से ये वाली करंट क्या हो जाएगी, लिमिट। तो यही तो क्या होता है स्टार्टर। यार में टेपिंग जो की जाती है हमेशा हाई वोल्टेज साइड के मिड पॉइंट पर की जाती है। अब आप बोलो सर टेपिंग क्या होती है, तो देखो टेपिंग क्या होती है, जैसे ये वाला भाई यहाँ से आपको वोल्टेज कम ज़्यादा करना हो तो वहाँ पे क्या की जाती है, टेपिंग की जाती है। सबसे ज़्यादा जो महंगा आता है ना ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ही आता है। कितने एचपी तक करते हैं, 20 एचपी से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, बात करते हैं स्टेटर रजिस्टेंस स्टार्टर। तो देखो स्टेटर रजिस्टेंस स्टार्टर, अब आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ भी, वो रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रजिस्टेंस स्टार्टर हमने देख लिया। तो DOL में क्या करते हैं, डायरेक्ट वायर गिरते हैं। स्टेटर रजिस्टेंस में स्टेटर के साथ क्या जोड़ देते हैं, रजिस्टेंस। उपयोग नहीं करते भाई, क्यों, लॉस का मान बढ़ जाता है। बात करें ऑटो ट्रांसफर, आप किसका उपयोग कर लोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर का। देखो स्टार्टर का उपयोग कर क्यों रहे हो, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। बात करते हैं रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई रोटर रजिस्टेंस का स्टार्टर का उपयोग कौन से प्रकार के रोटर में किया जाएगा, स्लिप रिंग में या स्क्विरल केज में। थोड़ा सोचो भी, थोड़ा सा सोच लिया होगा। स्टेटर एक तो स्लिप रिंग, एक होता है स्क्विरल केज। कौन से में हम रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर का उपयोग करेंगे, तो आपका जवाब आना चाहिए सर भाई देखो स्लिप रिंग वाले में और एक स्क्विरल केज में। स्क्विरल केज में हम रजिस्टेंस का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता है क्या, लेकिन स्लिप रिंग वाले में होता है। तो याद रखना ये वाले रोटर का उपयोग हमेशा ओनली किस में किया जाएगा, स्लिप रिंग में। किस में किया जाएगा, स्लिप रिंग में। मतलब ये वाला स्टार्टर जो उपयोग करेंगे हम किस में करेंगे, स्लिप रिंग टाइप मोटर में। आप क्या जोड़ दोगे, अलग अलग क्या जोड़ दोगे, रजिस्टेंस वगैरह जोड़ दोगे। बस ये इतना आपको लिख के आना है, ये डायग्राम आपको बना के आना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका भी स्टार डेल्टा स्टार्टर, लास्ट वाला भी। तो होता क्या है भाई, स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है अभी, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग कंडीशन में चलाया जाएगा स्टार में, फिर चला जाएगा डेल्टा में। देखो स्टार में क्या होता है, स्टार में क्या होता है, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। तो देखो स्टार में क्या होता है, IL = IPH। डेल्टा में क्या होता है,
आई एल इक्वल टू √3 IPH। भाई ये याद ही रखना है संबंध, ठीक है। मान लो भाई आपने स्टार्ट में चलाया, करंट का मान हाई था, आपने किस में चला दिया फिर, डेल्टा में। डेल्टा में चलाने पर IL/√3 होगा नहीं होगा फेज करंट का मान। अगर फेज करंट का मान कितने से डिवाइड हो गया, लाइन करंट कितने से डिवाइड हो गई, √3 से, तो फेज करंट का मान ही बताओ कम हुआ नहीं हुआ। किसी चीज़ में अगर आप डिवाइड करते हो तो करंट का मान, भाई मान लो किसी चीज़ में डिवाइड करते हो तो वैल्यू कम प्राप्त होती है। देखो यही सारी बातें इसमें लिखवा रखी है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टर को पहले किस में चलाया जाता है, स्टार में, उसके पश्चात किस में चलाया जाता है। जब मोटर 70 से 80% स्पीड पर पहुंच जाती है तो किस में चलाया जाता है, डेल्टा में। स्टार में चलाने पर फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना हो जाती है, अभी बताया भाई मैंने। पर डेल्टा में चलाने पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाती है, तथा स्टार में करंट का मान 1/√3 गुना हो जाता है। देखो स्टार से जब डेल्टा में जाओगे करंट का मान क्या हो जाता है, कम। अभी क्या देखो स्टार से कहाँ जाओगे, डेल्टा में, तो करंट का मान क्या हो जाता है, कम। हमें यही तो करना है ना भाई, करंट का मान क्या करना था, कम। तो बस इतना से याद रखना आपको। ये सारा भाई करंट कैसे कम होती है कैसे नहीं होती, सारी बातें ये देखो आपको ये वाला प्रूफ करके आना है अभी। IL स्टार और डेल्टा, चलो मैं करवा देता हूँ इसको। देखो स्टार में जो संबंध होता है, देखो स्टार में देखो VL बराबर क्या होता है, √3 VPH। IL बराबर क्या होता है, IPH। यदि मैं फेज वोल्टेज का मान निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, VL/√3। मेरे को करंट का मान निकालना है, वोल्टेज में किसका भाग दे दूंगा, इम्पीडेंस का। फेज वोल्टेज का मान आपको पता है VL क्या होता है, √3। बात करते हैं डेल्टा वाले की। देखो IPH क्या होता है, VPH/ZPH। VL इक्वल टू क्या होता है, VPH। भाई इस डेल्टा की बात कर रहा हूँ मैं। डेल्टा में IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 IPH। मेरे को फेज करंट का मान निकालना है, तो देखो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होती है, बराबर। देखो ये रहा, तो मैंने लाइन वोल्टेज लिख दिया। देखो IL का मान निकालना चाहूँ, देखो मैंने क्या बोला, IL निकालना है मेरे को। देखो ये रहा, ठीक, देखो ये रहा IL। फेज करंट का मान आपने ये निकाल लिया, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से। IL स्टार और IL डेल्टा, देखो IL कितना आया था, यही आया था अभी। इस वाले में देखो IL का मान कितना है डेल्टा में, देखो ये रहा, मान रख दिया आपने। इस पूरे वाले से ये पूरा कटा। देखो डिवाइड में है ना अभी, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/√3 डिवाइड था, मल्टीप्लाई में करोगे √3, तो देखो कितना हो गया, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना। भाई √3 कितना हो गया, 3। तो देखो स्टार में देखो चलाने पर डेल्टा जो करंट है, देखो स्टार में भाई क्या किया आपने, देखो आपके पास ये कितना आया, इन दोनों का इक्वल कितना आया, 1/3। मैंने डेल्टा को यहाँ भेज दिया, तो देखो I स्टार और डेल्टा। देखो स्टार में चलाने पर भाई मैंने क्या बोला, स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले किस में चलाते हैं, स्टार में, तो देखो करंट कितने गुना कम हो जाती है, 1/3। और हम यही तो चाह रहे हैं भाई कि स्टार्टिंग के जो करंट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मान लो 90 एम्पियर थी तो आप कितनी बच जाएगी, 30 एम्पियर। सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। आपके घरों में भी होगा ना, वो भी कौन सा होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। कौन सा रहेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये आपको डायग्राम याद रखना है अभी ये वाला, ठीक है। तो अभी एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ जो मैंने पढ़ाया है। देखो तो भाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मेरे साथ आपको बोलना भी, थोड़ा सा आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमने देखा, थ्री फेज इंडक्शन मशीन। दो प्रकार की होती है, मोटर और जनरेटर। मोटर की बात करें तो भी देखो दो प्रकार की होती है, 3 फेज और सिंगल फेज। जनरेटर का उपयोग हम नहीं करते। बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखो हम सिंगल फेज हमने पढ़ ली, हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है। रिजल्टेंट फ्लक्स कितना मिलता है, φR = 1.5 m। इसकी कंट्रैक्शन ईजी होती है, लो मेंटेनेंस होता है, आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती। आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी तो कम्यूटेटर भी नहीं है इसमें,
ना कंपनसेटिंग वाइंडिंग ना इंटरपोज, 90% इसी का उपयोग करते हैं। एसी मशीन होती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर आता है स्टेटर और एक होता है रोटर। स्टेटर किसका बनाया जाएगा? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। इसकी जो कोर बनाई जाती है वो बनाई जाती है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। फ्रेम होता है, वाइंडिंग होती है, सप्लाई देते हैं, फ्लक्स बनता है, 3 फेज बनता है और आरएमएफ बनता। 3 फेज सप्लाई दी, अब आरएमएफ कैसा बनेगा? रोटेटिंग नेचर का बनेगा, घूमता हुआ। उसका मान कितना था? φr इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 m। यहाँ तक अपन देख लिया। अब देखो कैसा मिलता है, ये रोटेटिंग नेचर का मिलता है। कैसे हम प्राप्त करेंगे? ड्राइव करके देखेंगे। देखो आपने देखा भी, पहले देखो कहाँ पे था, ऐसे मान लो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? घूमता हुआ क्या मिला आपको? आरएमएफ। इसका मतलब, और रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कितना मिला? 3/2 φm। इसका मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसी होती है? सेल्फ स्टार्ट नेचर की। देखो सिंगल फेज में नहीं होता, घूमता हुआ पल्सेटिंग नेचर का मिलता है। रिजल्टेंट फ्लक्स कितना मिलता है? 0। लेकिन इस वाले केस में रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कितना मिलता है? 1.5 φm। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो हमने इसी में देखा, इसके बाद वर्किंग देखी। सप्लाई देंगे, फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स किसको कट करेगा? रोटर को। रोटर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो घूमना स्टार्ट करता है। वो लेंज के नियम को सेटिस्फाई करवाने के लिए रोटर आगे आगे नहीं, रोटर तो स्टेटर तो आगे आगे और रोटर क्या रहेगा? पीछे पीछे। आगे आगे हम, पीछे पीछे तुम, ऐसे चलता रहेगा। एक दूसरे से क्या रहते हैं? स्लिप रहते हैं। एक दूसरे आगे पीछे, उसे बोलते हैं स्लिप। तो स्लिप का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, दोनों एक साथ चलते हैं, स्टेटर और रोटर का आरएमएफ। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है? स्टेटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है और रोटर का आरएमएफ किस पर चलता है? एनआर पर चलता है। तो एनएस माइनस एनआर इक्वल टू क्या हो जाता है? एनएस। स्टार्टिंग कंडीशन देखो, बात करें स्लिप का मान अगर 0 है तो एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआर, मतलब सिंक्रोनस मोटर। अगर स्लिप का मान आपने कितना रख दिया? 1, स्टार्टिंग कंडीशन, रोटर रुका हुआ है। थर्ड स्टेप से, थर्ड बात करें इंडक्शन मशीन के केस में स्लिप का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। ये सारी बातें आपने देखी। इसके बाद हमने देखा इक्विवेलेंट सर्किट। एक तो स्टार्टिंग कंडीशन में बनेगा, एक किस में बनेगा? रनिंग कंडीशन में। 2 इक्विवेलेंट सर्किट बनेंगे। कैसा होता है? सेम होता है ट्रांसफार्मर की तरह। पहला वाला नहीं बनाएंगे, सेकंड वाला बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा? E2 R2 और X2 हो जाएगा। रनिंग कंडीशन वाले में बात करूं तो वहाँ बनेगा E2 R2। देखो S क्या बन रहा था आपके पास भाई? ये बन रहा था, ऐसा कुछ बन रहा था। E2 का मान S E2, X2 का मान S X2, R2 का मान तो R2 था। आपने क्या कर दिया? S से डिवाइड कर दिया। S से डिवाइड करने के बाद आपने क्या कर दिया? R2 जोड़ा और घटाया। घटाने के बाद RL का मान आपको जो मिला वो कितना मिला था? R2 1/S माइनस का 1। तो इससे होगा क्या? इससे क्या होता है? हम कॉपर रोटर के जो कॉपर लॉस है आसानी से आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद देखा आपने टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन क्या थी? 3/√3/ओमेगा S E2 स्क्वायर R2 अपन में R2 का स्क्वायर प्लस में S X2 का होल स्क्वायर। बात करें भाई स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान 1 रख देना, रनिंग कंडीशन में तो यही फॉर्मूला आएगा। बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन क्या थी? S इक्वल टू R2/X2। क्या था भाई? R2/X2। मतलब क्या है? मैक्सिमम जो टॉर्क रहेगा उसका मान R2/X2। इसके बाद क्या आया था? मैक्सिमम टॉर्क कितना आया? E2 का स्क्वायर अपॉन में 2X2। मैक्सिमम टॉर्क कभी भी रोटर के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद देखो हमने निकाला भी कि फुल लोड टॉर्क में मैक्सिमम टॉर्क में रिलेशन। तो ये आया था 2SFL SM का स्क्वायर अपॉन में SM का स्क्वायर प्लस में SFL का होल स्क्वायर। आपको करना क्या है भाई? मान लो आपसे बोल दे स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में अंतर बताओ, तो क्या करना है? तो वहाँ पे फुल लोड की जगह क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। तो 2SM अपॉन में SM का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक आ गया था। इसके बाद देखा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो 2 रीजन होते हैं, लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन में लीनियर ग्राफ मिलेगा, हाई स्लिप रीजन में पैराबोलिक मिलेगा। लो स्लिप रीजन में टॉर्क समानुपाती क्या रहेगा? स्लिप। और हाई स्लिप रीजन में टॉर्क व्यस्तक्रमानुपाती किसके रहेगा? स्लिप का। मतलब पहले वाले केस में लो स्लिप रीजन अगर रहेगा तो स्लिप का मान बढ़ाओगे टॉर्क का मान बढ़ेगा, स्लिप का मान कम करोगे टॉर्क का मान भी कम हो जाएगा। सेकंड वाले केस में हाई स्लिप रीजन में स्लिप का मान बढ़ाओगे टॉर्क का मान कम हो जाएगा, उल्टा होता है।
जबकि स्लिप का मान कम करोगे तो टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद बात किया हमने स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है, अभी देखो सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है, लेकिन हम स्टार्ट करने के लिए नहीं करते उसे। स्टार्टिंग में करंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा, उसको करंट को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्टार्टर का। स्टार्टर कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या करते हैं, सीधे वायर डालते हैं, किसी प्रकार की वोल्टेज करंट को कम नहीं करता, 5 HP तक उपयोग करते हैं। स्टेटर रजिस्टेंस, स्टेटर के साथ क्या लगा दो, रजिस्टेंस। इसमें हीट क्या बनती है, ज़्यादा, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते। बात करते हैं रोटर रजिस्टेंस। रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर का उपयोग हमेशा ओनली किस में करेंगे, स्लिप रिंग में। किस में करेंगे, स्लिप रिंग में, क्योंकि उसमें हम अलग से रजिस्टेंस लगा सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर, अब किसका उपयोग कर लोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर। सबसे महंगा भी कौन पड़ता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, 20 HP से अधिक के लिए किया जाता है। बात करते हैं स्टार डेल्टा। तो देखो सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाने वाला कौन सा होता है, स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा में क्या होता है, पहले स्टार में चलाएंगे फिर किस में चलाएंगे, डेल्टा में। पहले स्टार में चलाओगे तो आपका जो करंट कितना गुना कम हो जाएगा, 1/3 गुना। तो ये देखो भाई, मैंने स्लिप रिंग ऑफ स्लिप जो आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर थी, मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया, एक बार समझा भी दिया। 1 से 2 बार आप खुद से करना। आप करना क्या, भी 1 से 2 बार पढ़ना, और जो इस वीडियो को आप ईयरफोन लगा के आप सुनना मस्त तरीके से, कैसे कैसे पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, पूरा आपको सेट हो जाएगा भाई दिमाग में। आप 1 से 2 बार सुनोगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। इस वीडियो को देखना, ऐसे रिवीजन होना चाहिए भाई आपका। एग्ज़ाम से पहले आप 1-2 बार ऐसे रिवीजन करना, दिमाग में करना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मशीन का सफ़र हम यही ख़त्म करते हैं। तो आज हमारी 4th सेमेस्टर की इलेक्ट्रिकल मशीन का कंप्लीट सिलेबस हो गया। अभी हमने मोटर भी कर लिया, जनरेटर भी कर लिया, सिंक्रोनस वाले, सिंगल फेज मोटर कर ली, 3 फेज इंडक्शन मोटर कर ली, स्पेशल मोटर कर ली। इसके अलावा भी इससे बाहर नहीं जाने वाला। आपको करना क्या है, जितनी वीडियो मैंने बताई 1 बार देखना, 2 बार देखना, जहां आपको डाउट आए वहां आप मेरे को बता देना। इसके बाद में मैं लेने वाला हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास, कल या परसों में हो जाएगी, शेड्यूल है, तो अपन उसको करेंगे, मैराथन करेंगे उसकी। ठीक है, तो देखो भाई, फिर भी किसी को डाउट आए भाई किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे को बता सकते हो। आपके पास मेरे नंबर होंगे। मान लो कोई नया बच्चा हो जिसको नंबर नहीं पता हो, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप क्या करना, इस वाले नंबर पर आप मैसेज कर देना, 7891375962। किसी भी बच्चे को आपको नोट्स वगैरह चाहिए, मशीन का चाहिए, आप इस पे मैसेज कर देना, आपको नोट्स वगैरह पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखना, आपको दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। पूरी मशीन की वीडियो देखोगे भाई, मैंने कोशिश की है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को थैंक यू भाई, इलेक्ट्रिकल मशीन में जुड़ने के लिए। आपको अगर, मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको अच्छा लगा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू भाई आप सभी।